नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से NTA NET JRF सेट की तो तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही जो पेपर 1 है उसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे आपको। जिन बच्चों का स्कूल वाइज हिंदी साहित्य और कॉलेजों में हिंदी साहित्य विषय है, उनके लिए भी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से विस्तारपूर्वक उनके विषय का अध्ययन करवाया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आधुनिक काल के संबंध में तथ्यात्मक जो महत्वपूर्ण सारगर्भित जानकारी थी वो दी थी। साथ ही भारतीय युग, द्विविध युग, छायावादी युग का हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। छायावादी युग के बाद आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में रहस्यवाद और रहस्यवाद काल निर्धारण, रहस्यवाद की प्रमुख परिभाषाएं, इसके अलावा रहस्यवाद की जो है लक्षण और प्रवृत्तियाँ भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषाएं देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में चिंतन के क्षेत्र में जो आदित्यवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। बाबू गुलाब राय के अनुसार रहस्यवाद की परिभाषा है, प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। अब हम मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। अर्थात रहस्यवाद का यहाँ पर हम अर्थ जान लेते हैं कि रहस्यवाद का अर्थ है छिपी हुई बात। अतः रहस्यवाद का अर्थ यह हुआ कि वह विचारधारा या बात जिसका आधार अज्ञात है। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों के प्रिय रहा है। जो रहस्यवाद है वो शुरू से ही कवियों को प्रिय रहा और कई ऐसे कवि रहे हिंदी साहित्य में, चाहे वो संस्कृत साहित्य में हो और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वो सभी ने रहस्यवाद का अपनी रचनाओं में भरपूर प्रयोग किया है। तो रहस्यवाद का अर्थ हो जाता है छिपी हुई बात, वह विचारधारा या बात जो कि अज्ञात है, अदृश्य है। अब हम देख लेते हैं रहस्यवाद के 3 प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो आदित्यवादी विचारधारा की स्वीकृति। रहस्यवाद के 3 प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1 है आदित्यवादी विचारधारा की स्वीकृति, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक हैं, अभिन्न हैं। नंबर 2 है रहस्यवादी लक्षण में उस असीम शक्ति से रागात्मक संबंध की अनुभूति। और नंबर 3 है भाषा के माध्यम से अनुभूतियों की अभिव्यक्ति। सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि रहे, कौन से रहे? सबसे पहले जो रहस्यवादी कवि थे वो कबीर हैं और दूसरे नंबर पर जायसी रहस्यवादी कवि माने गए हैं। तो ये हमें याद रखना है कि प्रथम जो रहस्यवादी कवि थे वो कौन थे? कबीर थे। और इसके अलावा जो रहस्यवाद के प्रमुख लक्षण हैं ये भी हमें याद रखने हैं कि रहस्यवाद के प्रमुख लक्षण या उनके गुण किस प्रकार के हैं। अब हम देख लेते हैं आधुनिक युग में रहस्यवादी कवियों में जयशंकर प्रसाद सर्वप्रथम हैं, क्योंकि देखो जयशंकर प्रसाद ने अपनी कई रचनाओं में रहस्यवाद को उद्घाटित किया है। तो आधुनिक युग के रहस्यवादी कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। फिर निराला जी ने तुम तुंग हिमालय संग्र में चंचल गति सुरसरता कहकर अलौकिक के साथ अपना स्पष्ट संबंध जोड़ लिया। पंत जी भी प्रारंभ में रहस्यवादी रहे। तो उसमें तनंदन पंत की जो है कई कविताएं उनकी रहस्यवाद से परिपूर्ण हैं। और ये पंक्तियां जो हैं तुम तुंग हिमालय श्रृंग में चंचल गति सुर सरता, ये जो है निराला की ये पंक्तियां रहस्यवादी भावना को परिलक्षित करती हैं। रहस्यवाद की साधना में अकेली महादेवी वर्मा विरह के गीत ही गाती रहीं। तो जब रचनाओं में अदृश्य सत्ता के प्रति अदृश्य किसी जो अकल्पनीय है, अदृश्य मतलब जिसका कोई अस्तित्व हमें समझ में नहीं आता है, और उसको आधार बना करके जो रचनाओं में लिखा जाता है, जो रचनाओं के माध्यम से उसे व्यक्त किया जाता है, वही रहस्यवादी छायावादी कवियों में दिखाई देता है। रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं?
तो सबसे पहले नंबर तो हमें ये देखना है कि आधुनिक युग के जो रहस्यवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा जो छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, कहीं ना कहीं सभी की रचनाओं में आदर्शवाद की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं तो आदित्यवादी मान्यता, दाम्पत्य प्रेम पद्धति, प्रेम में स्वच्छंदता एवं पवित्रता, दैन्य एवं आत्मसमर्पण की भावना, प्रतीकात्मकता और मुक्तक गीत शैली का प्रयोग। रहस्यवाद और कहीं ना कहीं जो छायावाद है, रहस्यवाद है, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो लगभग मिलती हैं। फिर भी जो रहस्यवाद की प्रवृत्तियां हैं और या इन्हें हम विशेषताएं भी कहें तो ये हमको याद रखनी है कि प्रतीकात्मकता शैली का प्रयोग किया है, मुक्तक शैली रही। रहस्यवादी जो कवि थे उनकी जो रचनाएं थीं वो मुक्तक काव्य की रचनाएं रहीं। अब हम देख लेते हैं रहस्यवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं कबीर, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सभी ने इस शैली को अपनाया है। ये सभी रहस्यवादी हैं। रामकुमार वर्मा कवि अंशतया रहस्यवाद के कुछ सोपानों पर चढ़ सके, इसलिए उनकी रचनाओं में कुछ स्थानों पर रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि रामकुमार वर्मा की जो रचनाएं हैं कहीं कहीं पर रहस्यवाद दिखाई देता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं रहस्यवाद के बाद प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वो काव्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा उस कविता को प्रदान की गई जो छायावाद के समापन के काल के समय 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अग्रसर हुई। प्रगतिवाद जो है कब प्रगतिवाद की उत्पत्ति मानी गई? छायावाद के समापन की। जब छायावाद का अंत होने लगा तो 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना, जो सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक विषमताएं और समाज को जागरूक करने के लिए जो है एक नई बात का आरंभ हुआ और वह बात कहलाया प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कविता में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रमुख है। इस कविता पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि प्रगतिवादी जो है मार्क्सवाद से प्रभावित रहा। रूस के नए संविधान और सन 1905 में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई सभा इसके विकास क्रम की महत्वपूर्ण सोपान है। अब दोस्तों हमें यहाँ ये भी देखना है कि रूस के नए संविधान और सन 1905 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की जो बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता जो है प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद उसके अध्यक्ष थे। तो प्रगतिवाद का जो विकास क्रम है ये महत्वपूर्ण आधार रहा। ये अध्यक्षता इनका जो है प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक और इनका अध्यक्ष होना एक महत्वपूर्ण घटना रही प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद शब्द का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना, अर्थात वह बात जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद में साम्यवाद दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखो यहाँ पर प्रगतिवाद का जो है सारगर्भित अर्थ बताया गया है कि प्रगतिवाद का क्या अर्थ है। चलना, आगे बढ़ना, अर्थात वह बात जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। कौन सा रखता है? प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद में साम्यवाद दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पर अब हम प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं दर्शन में जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विकासवाद माना गया है। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि दर्शन शास्त्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विकासवाद माना गया है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अब देखिए यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को
विकासवाद माना गया है। राजनीति के क्षेत्र में किसे? साम्यवाद को विकासवादी माना गया और साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद को विकासवादी माना गया। प्रमुख प्रवृत्तियों में नंबर 1 पर है धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। अब देखो, प्रगतिवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रवृत्ति थी, इनकी एक विशेषता थी, इनका एक आदत थी, क्या थी? धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध। कहीं ना कहीं प्रगतिवादी जो है अनिश्वरवादी थे। समाज के में वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए भाग्यवादिता की मान्यता को नष्ट करना होगा, क्योंकि शोषक वर्ग केवल भाग्य के बल पर ही शोषण करता है। ये प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषता या प्रवृत्ति थी। नंबर 2 क्या है? पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार प्रगतिवादी कलाकारों ने किया। जो पूंजीपति वर्ग था उसके प्रति घृणा, द्वेष, आक्रोश प्रगतिवादियों की देन रही। नंबर 3 है शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का यथार्थ चित्रण करके ही दोनों वर्गों में भेद स्पष्ट किया। कहीं ना कहीं प्रगतिवादी साहित्यकारों ने जो शोषित वर्ग थे, जो निम्न वर्ग था या जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनकी दीनहीन दशा का हूबहू यथार्थ जैसा जिस प्रकार से वे थे वैसे ही उनका चित्रण अपनी रचनाओं में कर करके दो वर्गों में भेद स्पष्ट कर दिया। नंबर 3 है नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसे रूपसी नायिका या राजवैभव में पलने वाली राजदुलारी नहीं, वरन मजदूरी करने वाली कृषक ललना के रूप में चित्रित किया। अब जैसे एक रचना है, वह इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर, तो ये क्या है? ये प्रगतिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है। 5वें नंबर पे है सरल शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाना। इस प्रवृत्ति का उद्देश्य, प्रगतिवादी प्रवृत्ति का उद्देश्य रहा है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो दोस्तों यहाँ पर हम कवि देख लेते हैं और आपको ये प्रवृत्तियाँ जो हैं प्रगतिवाद की मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और कभी कभी पेपर में, टी-नेट के पेपर में, चाहे सेट के पेपर में हो, ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक से, पैराग्राफ से ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। बीच से कहीं कुछ एक लाइन पूछ ली और उसको प्रश्न के रूप में रख दिया जाता है। तो ये हमें प्रवृत्तियाँ या इनकी विशेषताएं विशेष रूप से याद रखनी है। जिनका स्कूल कॉलेजों में हिंदी साहित्य विषय है उनके लिए तो ये अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें संपूर्ण जो है पूरा विस्तार पूर्वक वहाँ पर लेखन प्रस्तुत करना होता है। अब हम देख लेते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो निराला सबसे नंबर 1 पर हैं। निराला, सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा के अतिरिक्त आधुनिक हिंदी कवियों में सबसे अग्रणी नाम जो रहा, किनका रहा? रामधारी सिंह दिनकर का। इनके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ला अंचल, नागार्जुन त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह आदि प्रगतिवादी कवि हुए। तो ये हमें प्रगतिवादी कवि जो हैं इनको भी याद रखना है। और इन्हें हम देखो, इसमें प्रगतिवादी काव्यधारा में जैसे छायावाद के कुछ कवि आ जाते हैं और प्रगतिवाद की जो एक बाद, छायावाद के बाद जो एक नई चेतना चली तो उसके भी कुछ कवि आते हैं। प्रगतिवादी प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पर कवि हैं और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हैं नागार्जुन, और नागार्जुन की जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा चर्चित रचनाएं हैं वही दी गई हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, ये इनकी नागार्जुन की रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत आते हैं दूसरे नंबर पर, तो इनकी है युगवाणी और ग्राम्या। अब देखो, युगवाणी और युगधारा दोनों में आप लोगों को इसका थोड़ा जो इनके लेखक हैं उनको समझना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या है, अक्सर ही बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि युगधारा पंत की है कि नागार्जुन की, या युगवाणी किसकी है। तो युगधारा नागार्जुन और युगवाणी पंत, ऐसे हमें याद रखना है।
निराला की रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता यहाँ पर दी हुई है। ये सभी जो रचनाएं हैं ये प्रगतिवादी युगीन रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये प्रगतिवादी जो है परिस्थितियों को इसमें बताया गया है। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, और ये 3 रचनाएं जो है प्रगतिवादी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। इसके बाद है अब त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की है धरती, मिही की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और 7वीं है रंगे राघव, अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। तो ये प्रगतिवादी रचनाएं हो गई। दोस्तों प्रगतिवादी रचनाओं में आज हम इतने ही जो कवि हैं मोस्ट कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यही लगभग इन्हीं रचनाओं के बीच से आपसे पेपर से पूछा जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे इसके बाद जो प्रगतिवाद के बाद है कौन सा, प्रयोगवाद और नई कविता, तो उसका हम पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज हमने प्रगतिवाद और रहस्यवाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देखी है और प्रश्न इन्हीं से बनते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।